तुझसे ही यारी। पहला बाब, लड़ाई झगड़े। सर, आज फिर नेहा और अली का झगड़ा हो गया। किसी स्टूडेंट ने अजलत में सर रिजवान को इत्तला दी। वो जो आराम से अपने ऑफिस में बैठे स्टाफ से मीटिंग में मसरूफ़ थे, एकदम बोले, उफ़, अल्लाह समझाए इन दोनों को, पूरी यूनिवर्सिटी सर पर उठाकर रख देते हैं। और हाथ में पकड़ा चाय का कप बर्क रफ्तारी से टेबल पर रखा और उस स्टूडेंट की गई जगह की निशानदेही की जानिब बढ़े। यूनिवर्सिटी के लॉन में सर्कस का सा समा था और तमाम स्टूडेंट भपड़े हुए शेर और शेरनी की लड़ाई से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। मुंह देखो और फिर बात करो, नेहा ने ज़ोर से कहा। उसकी दोस्तों उसके बाजू दोनों तरफ से पकड़े हुए थी। देखा है जनाब, तुमसे तो हद दर्जा बेहतर है। अली ने भी अपने दोस्त अब्दुल बासित के बाजुओं में तड़प कर वार लौटाया। नेहा कहाँ चुप रहने वाली थी, फ़ौरन से बोली, हाँ, ये मुँह और मसूर की दाल। पूरी यूनिवर्सिटी उनके झगड़ों से वाकिफ़ थी। इस लम्हे भी जिसको उनके झगड़े की खबर मिली वो दौड़ा चला आया और उन दोनों के गिर्द एक मजमा से इकट्ठा हो गया था। तंज़िया जुमले एक दूसरे पर उछालना तो रोज़ रोज़ का मामूल था, लेकिन हफ्ते में एक ज़ोरदार लड़ाई होना भी जैसे ज़रूरी था। और ये लड़ाई भी पानीपत की लड़ाई साबित होने वाली थी अगर सर रिजवान दरमियान में ना आ जाते। जस्ट स्टॉप इट। नेहा और अली, आप लोग अब बच्चे नहीं रहे जो इस तरह लड़ रहे हैं। अब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर आ चुके हैं। सर रिजवान ने उन्हें घूरते हुए कहा। वो खासे बरहम लग रहे थे। सर को देखते ही सबको सांप सूख गया था। अब्दुल बासित जो अली को दोनों हाथों से पकड़े खड़ा था, जो अली को रोकने के लिए उसे दोनों हाथों से पकड़े खड़ा था, वो भी अली को छोड़कर मुअद्दब हो गया। नेहा और अली अब सर झुकाए खड़े थे। सर रिजवान खासे दोस्ताना अंदाज रखते थे, लेकिन उनका रोब दबदबा भी काबिल दीद था। सर, वो ये अली ने शुरू की थी। नेहा ने मिनमिनाते अपनी सफाई पेश करना ज़रूरी ख्याल किया। वो अली कुछ कहने ही लगा था कि सर रिजवान बोल उठे, जस्ट शट अप। दोनों ने सर झुका लिया। एहतराम लाजिम था, सो खामोश हो जाना पड़ा। लेकिन दोनों की आंखों ने एक दूसरे पर वाज़ेह किया कि लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं हुई। रहमान साहिब का लेदर का बिजनेस था। उनके दो ही बेटे थे। बड़ा बेटा आसिम, जो अब खैर से पुलिस ऑफिसर था और उसकी शादी हो चुकी थी। यास्मीन भाभी बहुत अच्छी नेचर की थी, सबसे उनकी जल्द बन जाती थी। और दूसरा बेटा अली, जो भी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश अदब में मास्टर्स कर रहा था और काफ़ी शरीर वाक़या हुआ था, घर भर की नाक में दब कर रखा था। रहमान साहब अक्सर कहते थे कि ये इतना बड़ा हो गया है फिर भी पूरे घर में बंदरों की तरह उछलता फिरता है। अब्दुल बासित यूशे अली रहमान का बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे दो जिस्म एक जान। अब्दुल बासित के वालिदैन का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो उनके करीब भी था। उनका जाना अब्दुल बासित के लिए भी किसी बहुत बड़े सदमे से कम ना था। ऐसे कड़े वक्त में अली ने ही उसका साथ दिया, जो जीने की उम्मीद खो बैठा था। उसे जीना सिखाया था। उस वक्त के बाद उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। अली, तुझे कितनी बार मना किया है कि छोड़ जाने दिया कर, वो तो सरपरी है, तू ही इग्नोर कर दिया कर। अब्दुल बासित एक घंटे से अपना सर दुखाने में ही लगा था, लेकिन सामने वाले पर कुछ असर नहीं होता दिख रहा था। अली इस वक्त बासित के कमरे में मौजूद था। अब्दुल बासित ने अली के कानों से एयरफोन्स निकाले और झुलाकर बोला, अली, मैं कब से कुछ कह रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? अली इसकी तरफ मुतवज्जह। उफ़, बासित ने अपना सर पीट लिया। अली जो उसे गौर से देख रहा था बोला, तेरा नेहा नामा ख़त्म हो गया क्या? उसकी बात सुनकर अब्दुल बासित ने उसकी जानिब देखा और फिर उस पर चढ़ दौड़ा और उसकी गर्दन दबोच ली। अली, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब्दुल बासित ने उसकी गर्दन पर जोर देते हुए कहा। अरे अरे, छोड़, मारेगा क्या? अली गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अब्दुल बासित ने उसकी गर्दन पर से हाथ हटाया और उठ खड़ा हुआ और हाथ अली की जानिब बढ़ाया। अली अब्दुल बासित का हाथ थाम कर उठ खड़ा हुआ और अपनी सांसें बहाल करने के बाद अपनी कनपटी को शहादत उंगली से बजाते हुए बोला, वैसे मैं एक बात सोच रहा था। अब्दुल बासित ने आबरू झुकाए तो अली कहने लगा, मुझे लगता है कि अब्दुल बासित साहब को नेहा हमसे ज़्यादा प्यारी हो गई है। अली ने शरारत से उसे देखते हुए उसके गिर्द एक चक्कर काटा। एकदम कमरे में ऐसी खामोशी महसूस हुई जैसे कोई वहाँ मौजूद ही ना हो। बासित वैसे का वैसा ही खड़ा रह गया, जैसे उसका इतना कीमती राज अचानक किसी के हाथ लग गया हो। उसने अपने लब भींच लिए और फिर बोला तो लहजे में थकनदर रही, जैसे बहुत जब्त करने के बाद बोलने के काबिल हुआ हो। नहीं यार, तुमसे बढ़कर मुझे कोई प्यारा नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो आहिस्ता से बेड पर बैठ गया। तुमने तो मेरा साथ दिया जब मैं हर उम्मीद खो चुका था। मेरे पास जीने का आसरा ही ख़त्म हो गया था। हर जानिब काला अंधेरा छा गया था। मेरे पास तो कोई दिया भी ना था जब तू जुगनू बनकर मुझे रास्ता दिखाने चला आया। बस तू ही तू। उफ़ अब्दुल बासित यूशी, तुझे कितनी बार कहा है यूँ लड़कियों की तरह इमोशनल ना हुआ कर। पागल है तू भी। अली ने उसकी बात बीच में ही काट कर एक झटके से उसे उठाकर गले लगाया।
तू बहुत रोतू है, रुला देता है मुझे, ऐसी बातें ना क्या कर। अली मुस्कुराते पीछे हटा तो अब्दुल बासित भी जख्मी सा मुस्कुराया। इस्लामाबाद में बने इस पोश इलाके में मौजूद एक घर की खिड़की से अंदर झांको तो नेहा बेताबी से चले पैरों की बिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ घूमते फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने अपने बालों की लट को अपनी उंगलियों में घुमाया और बोला, बस सारा तुम देखना, अगर मैंने उससे ठीक ठाक बदला ना लिया तो तुम जहाँ कहोगी, जितने कहोगी, मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए तैयार हूँ। क्या करूँ मैं? दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद उसने शायद सारा का सवाल दोहराया और फिर अपने प्लान के बारे में सोचकर खुद ही बेसाख्ता हंसती। बिलाशुबा खुदा ने उसे हुस्न से नवाजा था। हंसते हुए उसके गाल पर डिंपल पड़ते थे जो सामने वाले को एक पल के लिए सहरज़दा कर देते। अब वो फिर फ़ोन पर कुछ कह रही थी। देखो, ये तो तुम्हें कल खुद ही पता चल जाएगा। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, कल मिलते हैं, बाय। कॉल कट के उसने फ़ोन बेड पर फेंका और खुद भी बेड पर दराज हो गई। उसके लंबे बाल बेड पर फैल से गए थे। इतने में डोर नॉक हुआ और तस्मीन आपी अंदर आई। वो समी अहमद यानी नेहा के अब्बू की सबसे बड़ी बेटी थी और अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी। उसके बाद खदीजा थी जो साइंस सब्जेक्ट के फाइनल ईयर में थे और फिर सबसे छोटी नेहा थी जो इंग्लिश अदब में मास्टर्स कर रही थी। सबसे छोटे होने की वजह से वो घर भर की लाडली और सेट फ्री थी। इंतहा की शरारती, लड़ाका और थोड़ी सी बदतमीज़ भी। उसकी शरारतों से सभी वाकिफ़ थे। नेहा की अम्मी अक्सर उसे डांटने लगती, लेकिन समी अहमद मुस्कुराकर हमेशा उन्हें मना कर दिया करते थे। नेहा समी को पेंटिंग करने का बहुत शौक़ था। उसका एक ख्वाब आर्टिस्ट बनना भी था, लेकिन मम्मा को उसकी इस मशगले से काफ़ी चिढ़ थी। आखिर वो एक दिन गुस्से में उसने अपना सारा पेंटिंग का सामान पैक करके रख दिया। ऐसी ही थी कि वो जल्द गुस्से में आ जाने वाली और फिर किसी के ना सुनने वाली। उसे नेहा समी कहते थे। तस्मीन आपी उसकी मुस्कुराहट देखी तो बोली, सब खैरियत है या फिर कोई आज नया चांद छिड़ा कर आई हो? नेहा एकदम पुरजोश होकर उठ बैठी और हाथ पर हाथ धरे बोली, आपी चांद तो अब चढ़ेगा। उस अली रहमान को जो मैंने सबक देना है उसे वो हमेशा याद रखेगा। उफ़ नेहा, बस कर दो ये हरकतें, बड़ी हो जाओ, अब तुम अच्छी नहीं लगती तुम पे ये हरकतें। तस्मीन आपी ने सर पकड़कर हमेशा की तरह एक बार फिर समझाना ज़रूरी समझा। आप मुझे ही बोलती रहा करें। आपने अभी अली रहमान को नहीं देखा। आज मैं उसके सामने से क्या गुजर गई, उसने तो शोर ही मचा दिया कि काली बिल्ली रास्ता काट गई। अब मेरा इतना हसीन दिन बर्बाद हो गया। सबके सामने उसने मेरी। नेहा ने नाक से अपनी तरफ उंगली का इशारा किया। नेहा समी की बेइज्जती की आपी, और आप कह रही हैं मैं छोड़ दूँ? नेहा हैरान थी। तस्मीन आपी अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करने लगी। हाँ हंस लें आप, नेहा ने मुंह बनाया। तुम भी कम नहीं हो, खैर छोड़ो, अब सोने की करो, तस्मीन आपी ने अपनी हंसी रोकर प्यार से कहा। नेहा ने शहादतमंदी से सर हिलाया और फिर लेट कर खुद से बोली, बस कुछ घंटे और अली रहमान। इस बात से ही उसके दिल के शब्बों पर मुस्कुराहट बिखर गई। ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े अपने आप में एक मीठी याद रखते हैं। इनको फारसी में दावा मुबारसा कुन कहा जाता है। जब ये वक्त भी गुजर जाता है तो फिर ये याद आते हैं और मीठी मीठी आनिश देते हैं। अब देखना ये था कि अली और नेहा के मामले में भी क्या यही होने वाला था। दूसरा बाब, बदला। अली और अब्दुल बासित कैफेटेरिया में बैठे कुछ लड़कों के साथ कोई शर्त लगाने पर बहस कर रहे थे कि एकदम किसी ने अली का गिरेबान पकड़ा और उसे झटके से उठाया और उसके पैरों पर खड़ा किया। ऐसे कि अली गिरते गिरते संभला और नज़र उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखा। उसको देखते ही अली की सीटी गुम हो गई। सामने नजर आने वाला शख्स मीरान शाह था, यूनिवर्सिटी का सबसे बदनाम गुंडा। वो अपने पान से सुर्ख हुए होंठ हिलाता चबा चबा कर बोला, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मीरान शाह की बहन को लव लेटर लिखो? अली की तो कुछ समझ ना आया। उसने पटी पटी नज़रों से मीरान शाह की बहन को देखा जो गुस्से से उसकी जानिब देख रही थी। अली ने गड़बड़ाकर नजरें हटा ली। अब्दुल बासित परेशानी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने समझने की कोशिश की आखिर ये माजरा क्या है। इतने में एकदम नेहा न जाने कहाँ से तकरीबन यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को इकट्ठा कर लाई और वह सब मीरान अली शाह और अली रहमान के अतराफ़ में फैल गए। अली और अब्दुल बासित को ये देखकर एक सेकंड भी न लगा सारी बात समझने में। अली का तो दिल चाहा कि वह नेहा समी को शूट कर दें। उससे पहले कि वो कुछ कहता, मीरान शाह ने एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। अली ज़रा सा लड़ खड़ाया। अब्दुल बासित को हालात की संगीनी का एहसास हुआ तो एकदम आगे बढ़ा। मीरान शाह हाथ उठाकर अली से कह रहा था, मीरान शाह की बहन को लव लेटर लिखेगा तो हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। मीरान शाह ने अली के हाथों की जानिब इशारा किया। देखा मैंने कहती थी ऐसा ही है फिल्टर, इसे और मारो मीरान शाह। नेहा ने ज़ोर से सबको मुतवज्जा करते तीली लगाई। मीरान शाह ने मुड़कर उस लड़की को देखा जिसने ये कहा और एक पुरस्कार मुस्कुराहट मीरान शाह के होठों पर छा गई। वो अली की जानिब मुड़ा तो अब्दुल बासित फ़ौरन से अली और मीरान शाह के दरमियान आया।
ये अली ने नहीं किया, यकीनन ये किसी और की साजिश है। मिरान शाह ने अब्दुल बासित को धक्का दिया और बोला, तुम बीच में ना आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लड़ाई थमने वाली नहीं लगती थी। इसी दौरान चंद उस्ताद वहाँ से गुजरे और उनमें से एक ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अपने अपने लेक्चर रूम की तरफ जाएं। उस्ताद के डर से सब तितर बितर हो गए। मिरान शाह अली रहमान को उंगली से वार्न करता चला गया और अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं लगता था। मिरान शाह एक बिगड़ा हुआ शख्स था, थोड़ी भारी जिस्मानत का। वो किसी गैंग से ताल्लुक़ रखता था। अगर कभी पुलिस के हाथ लग भी जाता तो चंद घंटों में वो बाहर होता था। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का भी पैसे देकर ही मुंह बंद कर रखा था। यूनिवर्सिटी का हर फर्द उससे खौफ था। लड़कियां उसकी कमज़ोरी थी। किसी को फंसा लेता और अगर कोई हाथ ना लगती तो ज़बरदस्ती उठा लेता। तभी कोई उसके मुंह लगना पसंद ना करता था। बस चंद लड़के जिन्हें गुंडागर्दी का शौक़ था वही उसके दमछले बने फिरते थे। चंद दिन से उसकी नज़र नेहा समी पर थी। वो उससे अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था और वो ये भी जानता था कि नेहा समी उसके लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। कुछ दिन पहले कैफेटेरिया में नेहा समी अली रहमान को मानने का कहकर मिरान शाह को एक बार फिर अपनी तरफ मतवज्जा करके उसके शौक़ को हवा दे चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि उस चक्कर में खुद भी बुरी तरह फंस गई है। जो गड्ढा उसने अली रहमान के लिए खोदा था उसमें खुद गिरने वाली है। यार ज़ीशान, इस नेहा समी का क्या करें? मिरान शाह ने सामने लॉन में बैठी नेहा को नज़रों की गिरफ्त में लेते अपने एक चमचे से पूछा। उठवा ले भाई, सोचना क्या है? उसने खिले दिन से मशवरा दिया। मिरान शाह और उसके दोस्त ये सुनकर खबासत से ज़ोर ज़ोर से कह के लगाने लगे। देखा तुमने सारा, कहा था ना मैंने कि मैं इस अली रहमान को छोड़ूंगी नहीं। देखा कैसे डर गया था वो। ज़रा हिम्मत नहीं बेचारी में किसी का सामना करने की। ऐसा बुज़दिल है अली रहमान। पता ही नहीं था मुझे। मैं तो समझी थी ये भी आगे से दो हाथ करेगा तो सही की फैंटी लग जाएगी बेचारी की। नेहा बार बार हंसी रोकने को मुंह पर हाथ रखती लेकिन हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी दोस्त सारा को हंसते हंसते तशवीक लाक हुई तो बोली, नेहा ज़्यादा मत हंसो, अली अब तुमसे इसका बदला ज़रूर लेगा। अरे रहने दो, कुछ नहीं कर सकता वो। मुझे देखो कितनी मेहनत की मैंने उसे बदले लेने के लिए। नेहा ने सारे की बात मक्खी समझ कर उड़ा दी और बाल कानों के पीछे उड़ते हुए बोली, क्या मेहनत कर दी तुमने? सारा ने बहुत अहम सवाल पूछा। मैंने, नेहा ने खुद पर उंगली रख के कहा, मैंने पहले तो उसकी राइटिंग को कॉपी करने की कोशिश की। इतनी मेहनत की उसकी राइटिंग कॉपी करने पर। फिर मिरान शाह की बहन के जर्नल में ये रखना भी खासा बड़ा मुश्किल काम था। नेहा बड़ी खुशी से अपना कारनामा सुना रही थी जब उसने सारा को पीछे की तरफ इशारा करते हुए देखा। अपने पीछे अली को देखते नेहा समी की ज़ुबान तालों से चिपक गई। अब्दुल बासित यूशे ने अली रहमान को बाजू से पकड़ रखा था, वरना अली रहमान इसी पल नेहा समी पर झपट कर उसकी गर्दन तोड़ देना चाहता था। मैं देख लूँगा तुम्हें, काली बिल्ली कहेगी, जस्ट वेट, वो ज़ोर से बोला और अब्दुल बासित उसे वहाँ से घसीट कर ले गया। वेटिंग, नेहा समी दांत पीसते हुए बुड़बुड़ाई। यूनिवर्सिटी की 2 दिन की छुट्टी थी। अली और अब्दुल बासित ने कहीं जाने का प्लान बनाया और जगह खानपुर डैम पसंद की। अली सुबह ही अब्दुल बासित के घर आ गया था। अब्दुल बासित भी बस तैयार ही था। अब्दुल बासित ने अतर उठाकर अपने कपड़ों पर लगाई और अली की तरफ बढ़ाई। मैं परफ्यूम लगा चुका हूँ। अली ने दांत निकाले तो अब्दुल बासित भी मुस्कुराया। अब्दुल बासित का कद निकलता हुआ था और गोरी रंगत उस पर जचती थी। उसकी मुस्कुराती आंखों में एक ख़ास चमक थी। अब्दुल बासित के साथ उसकी एक खाला जान रहती थी। खाला के शौहर का तो इंतकाल हो चुका था और बासित के वालिदैन इस दुनिया से कोच कर जाने के बाद वो अब्दुल बासित के घर आ गई। उनकी कोई औलाद न थी तो अब्दुल बासित को अपनी औलाद जैसा ही चाहती थी। वो अली रहमान को भी अब्दुल बासित के करीबी दोस्त की हैसियत से जानती थी। उन्होंने अब्दुल बासित और अली के लिए चिप्स और लंच रेडी कर दिया। अली और अब्दुल बासित खानपुर डैम पहुँचे। ये दूर तक पानी देखना अब्दुल बासित को बहुत पसंद है। यहाँ का निखरा सा मंजर और पीछे मौजूद पहाड़ और उन पर छाई धुंध एक हसीन नज़ारा पेश करती कि सयाह बार बार इस जानिब मुतवज्जा हो जाते। अब्दुल बासित यहाँ खामोशी से बैठकर पूरा दिन पानी को तक सकता था। अब्दुल बासित की ही ख्वाहिश पर वो लोग आज यहाँ मौजूद थे। बासित को कराची के समुंदर से भी ख़ास पंसीयत थी। वालिदैन के इंतकाल से पहले उनके साथ कराची गया था और ये उनके साथ आखिरी ट्रिप साबित हुई। उनके वहाँ से वापस आने के कुछ दिन बाद ही उसके वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो समुंदर पर गुजरे वो लम्हे जो कभी कहीं यही हवा में यहाँ वहाँ हर जगह थम से गए थे, उन्हें महसूस करना चाहता था। पूरा दिन अली और अब्दुल बासित ने हंसते खेलते और खाते पीते गुजार दिया। उन दोनों को एक दूसरे को धक्का देकर और फिर हाथ बढ़ाकर उठाना बहुत अच्छा लगता था। एक दूसरे को सर आंखों पर बिठाते थे। वो बगैर बोले एक दूसरे की बात समझ जाते। ऐसी ही थी उनकी यारी। लेकिन किस्मत और तकदीर के भी काम निराले हैं।
वो नहीं होता जो बंदा चाहता है, वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। उन दोनों को भी खबर ना थी कि उनकी तकदीर की लाइन एक साथ चलते चलते मुड़ गई थी। कुछ तो था जो होने वाला था। मगरिब के वक्त पानी में सूरज के डूबने का मंजर कुदरत के मनाजिर से लुत्फानंदोज होने वालों को कुछ पल के लिए महबूब सा कर देता। पूरे दिन का ये चक्कर सूरज को भी थका देता। वो भी दिन के इख्तिताम पर आराम करने की गर्ज से पानी की गहराइयों या पहाड़ों की ओट में उतरते हुए अपने पीछे अपनी याद सुर्ख लाली की सूरज छोड़ देता है, जो थोड़ी देर बाद खुद ही मदम हो जाती है। अब्दुल बासित इस फैली हुई शफ़क़ को देख रहा था। अली, सब कहते हैं कि ये ज़िंदगी हसीन है, लेकिन मैं बताऊं तुम्हें, वो सब उसका एक रुख देख रहे हैं, कोई उसका दूसरा रुख देखना ही नहीं चाहता। ये समुंदर में उबड़ने वाला ऐसा भंवर होता है जिसके बारे में कोई बादबान पहले से नहीं जानता। ये भंवर अचानक से बनता है जो उसकी हसीन ज़िंदगी का रुख पलट देता है, और फिर इंसान वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। अली उसे खामोशी से सुन रहा था क्योंकि उसे बोलने देना चाहता था। वो जानता था उसमें बहुत गुबार है जो कहीं ना कहीं निकल जाए तो बेहतर है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अब्दुल बासित फिर बोला। अब भी उसकी नज़रें वहीं कहीं गैर मरी नुक्ते पर जमी हुई थी। तुझे पता है, इश्क का काम भी बर्बाद करना है, ज़िंदगी की बर्बादी को और हवा देना। इश्क का जाल ही कुछ ऐसा है जो आग से बना है, लेकिन कोई इसे निकलना नहीं चाहता। वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि इस जाल को दूसरे पार उसका महबूब होता है, वो उससे जुड़े रहना चाहता है। अली अचंभे से अब्दुल बासित को देख रहा था। आज से पहले तो उसने ऐसे इश्क के बारे में कोई बात नहीं की। वो कह रहा था, आशिक इस जाल में बैठा आंसू बस बहाता है, लेकिन वो आंसू उस आग को कम नहीं कर सकते, और ना वो उसका पैगाम उसके महबूब तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि महबूब जालिम होता है, बहुत जालिम। कहीं वो उसके आंसू भी ना छीन ले। सुकून और चैन तो पहले ही छीन चुका होता है। बासित की इन नज़रों के सामने पानी के ऊपर सूरज की शफ़क़ पे एक छवि उभरी। बेदाग चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, हंसते चेहरे पर पड़ने वाले डिम्पल, लंबे बाल जो पानी की सूरज में कमर पर पड़े रहते। अंधेरा बढ़ने लगा तो वो उठ गए। अली ने अब्दुल बासित से कुछ नहीं पूछा। सारा रास्ता खामोशी से कटा और वापस घर आ गए। छुट्टी गुजरने के बाद आज सब यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। आज सर फुरकान का दिया एक टॉपिक प्रेजेंट करना था। सब इसी की टेंशन में थे। सर फुरकान लेक्चर रूम में आए और अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देने को कहा। सब स्टूडेंट एक एक करके रेस्टरूम पर आने लगे और अपनी प्रिपेयर की हुई स्लाइड्स के साथ अपना टॉपिक प्रेजेंट करने लगे। अब्दुल बासित के बाद अली ने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी। अब नेहा की बारी थी। वो पूरे एतमाद अंदाज में आई। एतमाद तो पहले ही भला का था उसमें। उसने अपनी फ़ाइल खोली जिसमें स्लाइड और पेपर मौजूद था जिस पर उसने प्रेजेंटेशन लिखी थी, लेकिन वहाँ मौजूद वो थे ही नहीं। खाली फाइल उसका मुँह चिढ़ा रही थी। वो यहाँ वहाँ देखने लगी। व्हाट हैपेंड? सर फुरकान ने आने के ऊपर देखते हुए पूछा। सर, वो मेरी स्लाइड्स नहीं मिल रही। परेशानी से उसका सारा एतमाद हवा हो गया। इतने दिन की मेहनत के बाद ऐसी बेइज्जती, उफ मेरे खुदा। सर, आप मुझे एक दिन का टाइम दे दें, मैं कल दोबारा प्रेजेंट कर लाऊंगी। नेहा समी के लहजे में इल्तिजा थी। नो सॉरी, मैं पहले ही बहुत टाइम दे चुका हूँ सबको। अब किसी को कोई टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपके मार्क्स कट कर रहा हूँ, आप जा सकती हैं। सर फुरकान ने सख्त लहजे में कहा। शर्मिंदगी के मारे नेहा समी का बुरा हाल था। आखिर गए कहाँ? थोड़ी देर पहले तो इसी में थे। सोचते सोचते उसका सर मारे दर्द के दुखने लगा। लेक्चर हाल से वो बाहर आई। खुली हवा भी उसके हिसाब को पुरसुकून ना कर पा रही थी। वो सर पकड़े बैठ गई। ये प्रेजेंटेशन उसकी दिन रात की मेहनत थी। सामने ही अली रहमान और अब्दुल बासित यूशे को उसने आते देखा तो सीधी होकर बैठ गई, जैसे उसे इन सब से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। अली रहमान उसके सर पर पहुंच गया और उसकी स्लाइड उसके मुंह के सामने लहराई। मिस नेहा समी, मैं इज़्ज़त पर वार नहीं करता, बस यही मेरा बदला है। वो तंज़िया हंसा और स्लाइड्स और पेपर नेहा के सामने फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दी। नेहा समी की आंखें फटी की फटी रह गई। तीसरा बाब, बदबख्ती। अली, ये तूने क्या किया? उफ, हद है यार। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेजेंटेशन के मार्क्स, और वो भी जब टीचर सर फुरकान जैसे हों। अली आराम से चिप्स खा रहा था जबकि अब्दुल बासित यहाँ से वहाँ बेचैनी से घूम रहा था। पता है मुझे, लेकिन उसने भी मेरे साथ कुछ खास अच्छा सलूक नहीं किया। तुझे क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? तू मेरा दोस्त है या उसका? अली ने एक चिप्स मुँह में डाला और बासित को घूरा। बासित गड़बड़ाया। ऐसा नहीं है, ऑफकोर्स तेरा ही दोस्त हूँ। बासित मुस्कुरा कर पास बैठ गया। न जाने वो क्यों अली के सामने भी इकरार नहीं कर पा रहा था कि बेचैनी क्यों है। क्यों जब अली उसको हट करता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। वो किसी ऐसे मौजी मर्ज की तरफ बढ़ रहा था जिसकी कोई दवा नहीं थी सिवाय महबूब के मिल जाने के। मिल जाए तो उम्र भर का सुकून, ना मिले तो जीते जी एक मुर्दा इंसान बन जाता है। यह आजकल की वो मोहब्बत नहीं थी जो हो जाए तो हर एक के सामने ऐलान किया जाता है। क्या इज़्ज़त रह जाती उस लड़की की। कैसी मोहब्बत हुई है कि दोस्तों के सामने, हर एक के सामने उसका नाम ले रहे हैं।
अपनी कहानियाँ बयान कर रहे हैं। जिससे मोहब्बत हो जाए तो उसे तो दिल में ऐसे बंद किया जाता है कि किसी को कानो खान खबर ना हो, वो बदनाम ना हो जाए, मेरे सिवा किसी के लब पे उसका नाम ना आ जाए। अब्दुल बासित की भी कुछ ऐसी ही सोच थी। वो इस बात को आया नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ नेहा को बताना चाहता था। अब आगे उसकी किस्मत उसकी किस्मत थी कि उसकी महबूबा से मिलती या नहीं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करती हो। कुछ ख्वाब सजाकर आँखों में पलकों से मोती चुनता हूँ। कोई लम्स अगर छू जाए तो मैं पहरों तुमको सोचता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करती हो। अब्दुल बासित मैं तो ये सोच रहा हूँ उस पल नेहा बीबी की हालत क्या होगी। गम, गुस्सा, मुझे कत्ल कर देना चाहती होगी, है ना। अली ने अब्दुल बासित को मुतवज्जा किया तो वो चौंका और अली के साथ मिलकर हंस लिया। दूसरी तरफ नेहा का कमरा अजीब मंजर पेश कर रहा था। बैग यहाँ पड़ा था तो सैंडल वहाँ। बेड की पूरी बेडशीट जैसे खींच के उतारी गई हो। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो अब तक एक चीज़ भी ना समेटी गई। जब नेहा यहाँ से वहाँ चक्कर काट काट कर थक गई तो एक कोने में सर पकड़ के बैठ गई। उसे समझ नहीं आया था क्या करें। वो ये गुस्सा अली पर उतार देना चाहती थी, लेकिन कैसे। एकदम उसके जहन में एक तरकीब आई। वो एक अच्छी आर्टिस्ट भी थी। कुछ साल पहले उसका ये शौक़ ख़त्म हो गया, लेकिन अचानक से ये शौक़ जैसे उसके शौक़ को जैसे हवा मिली हो। उसने अलमारी के ऊपर से अपना कैनवस नीचे उतारा और अपने पेंटिंग ब्रश ले आई। जल्दी जल्दी उसने कैनवस पर अपने मोमी हाथ चलाना शुरू किया। साथ साथ अपने बाल भी पीछे करती जा रही थी। चेहरे पर भी कलर लग गए थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। परवाह थी तो सिर्फ इस चीज़ की कि ये तस्वीर जल्दी मुकम्मल हो जाए। 1 घंटे की सख्त मेहनत के बाद जब वो कैनवस से पीछे हटी और तस्वीर देखा तो वो अली की तस्वीर थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ खड़ा वो रो रहा हो। अपनी बनाई गई तस्वीर से मुतमईन हो जाने के बाद वो अलमारी से अपने सारे सैंडल्स निकाल ले और साथ बुड़बुड़ा रही थी। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उसके साथ क्या करती हूँ। ऐसे टिका टिका के सैंडल ना मारे तो मेरा नाम बदल देना। वो गुस्से से हवास में ना थी। उसने झुककर अपनी हाई सैंडल उठाई और थप से अली की तस्वीर पर मारी। आया मज़ा, मुझसे पंगा लोगे। एक और सैंडल उठाकर वार किया। अली की तस्वीर रो रही थी और नेहा को जैसे सुकून आया। उसने मुझे रुलाया, मेरी प्रेजेंटेशन ख़राब की, मैं इसको रुलाऊंगी। आखिर जब वो थक गई तो रुक गई। उस अली की तस्वीर को संभाल के रख दिया कि दोबारा काम आएगी। अब उसने कमरा समेटना शुरू किया कि रोने से कुछ नहीं होना था। ठंडे दिमाग से कोई नई तरकीब सोचनी थी बदले के लिए, और अब अपनी ही हमाकत पर वो हंस रही थी। अगले दिन सब मामूल के मुताबिक था। नेहा कैफेटेरिया में सारा के साथ बैठी थी कि मेहरान शाह धुंधनाता हुआ आया और एक कुर्सी घसीट कर उनके साथ बैठ गया। नेहा ज़रा पीछे हटी। कैसी है मिस नेहा। मेहरान शाह थोड़ा आगे हुआ और खबासे से बोला। अब्दुल बासित वहाँ से गुजरने लगा तो मेहरान शाह को नेहा के साथ देखकर चौंका। मेहरान शाह का अंदाज़ देखकर वो खटक गया। वो कैफेटेरिया में उनके पीछे वाली कुर्सी पर लाताल्लुक होकर बैठ गया, लेकिन कान यहीं लगे थे। आपसे मतलब। नेहा ने गुस्से से घूरते पूछा। अरे हमसे ही तो मतलब है अब आपका, मेहरान शाह घटिया अंदाज में कह रहा था। शट अप, अपने काम से काम रखे मेहरान शाह साहब। बोलना मुझे भी आता है, मैं तुमसे डर जाने वाली नहीं हूँ। नेहा की नाक पे अब गुस्सा मौजूद था। वो गुस्से में और भी हसीन लग रही थी। ऐसे तो ना करें। मेहरान शाह ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। वो जानता था कि ऐसे नहीं मानेगी, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज। नेहा का एकदम हाथ उठा और घूमकर मेहरान शाह के मुंह पर पड़ा। पूरा कैफेटेरिया में सन्नाटा छा गया। अब्दुल बासित बेहारे से नेहा को तकता रहा। नेहा सारा के साथ चली गई और मेहरान शाह सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। मैं इसका बदला लेकर रहूँगा, वो चीखा और एक जानिब उठकर बढ़ गया। नेहा ये तो बहुत बुरा इंसान है, ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। सारा के लहजे में तशवीश थी। कुछ नहीं होगा सारा, मैं भी इसके वार का मुँह तोड़ जवाब दूंगी। एक अली रहमान कम था जो ये भी आ गया। नेहा झुंझलाई। खैर अब तुम ध्यान रखना। सारा ने बात ख़त्म की। नेहा की बदबख्ती ही थी कि अली रहमान से बदला लेते लेते वो खरीद चुकी थी। अब्दुल बासित ने आज की सारी बात अली के कोशगुजार की, जो इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। सारी बात सुनकर अली ज़ोर से हंसा और हंसी रुकने के बाद बोला, अब आएगा ना ऊँट पहाड़ के नीचे। नेहा बहुत उछलती थी ना, अब मेहरान शाह उसे बताएगा। अली तुझे पता है कि मेहरान शाह क्या करता है अपना बदला लेने के लिए। अब्दुल बासित ने परेशानी से कहा। अरे यार वो नेहा खुद को संभाल लेगी, इतनी हिम्मत है उसमें। अली ने इस बात को बिल्कुल सीरियस ना लिया, लेकिन अब्दुल बासित को खुद ही मेहरान शाह पर नज़र रखनी थी। कहाँ जा रहे हैं आप जनाब। रहमान साहब ने अली को चुपके से किचन की जानिब जाता देखा तो एकदम पकड़ लिया। ओह। अली ने डर कर सीने पर हाथ रखा। आपने तो डरा ही दिया पापा। नूडल्स बनाने जा रहा हूँ। रहमान साहब ने अचंभे से उसकी जानिब देखा। तो इतना छुप कर बिल्लियों की तरह जाने की क्या ज़रूरत है, उन्होंने पूछा।
वो अम्मी ने ज़्यादा नूडल्स खाने से मना किया है ना, तभी। आप खाएंगे क्या? अली ने हकीकत वाज़ेह करते आंख मारकर पूछा। रहमान साहब हंस दिए। उनका सबसे शरारती बेटा था। हाँ ले आओ पापा के लिए भी, रहमान साहब कहकर जाने लगे तो पीछे से बोला, कुछ पूछ के ले, बंदा लोग तो फ्री हो जाते हैं। रहमान साहब उसकी बात पर हैरत से मुड़े, लेकिन वो तो अपनी बात कहकर जा चुका था। रहमान साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो अली की किसी बात का बुरा नहीं मनाया करते थे। वो अपनी औलाद के साथ बिल्कुल भी सख्त रवैया अपनाने के कायल ना थे। तभी उनकी औलाद हर बात मुँह पर बोल देने में माहिर थी। चौथा बाब, सोए इस्तफादा, ज़्यादती। सर इरफान का लेक्चर जारी था। लेक्चर रूम में सन्नाटा था। सब खामोशी से सुनने और समझने में मसरूफ़ थे। अब्दुल बासित ने एक टेढ़ी नज़र नेहा पर डाली और संभल कर दोबारा सर की जानिब मुतवज्जह हुआ। अली ने उकताकर एक गहरा सांस लिया और अपने मुंह में रखी च्युइंगम को तेज़ी से चबाने लगा। अलबत्ता नेहा गौर से लेक्चर सुन रही थी। एकदम अली की आवाज़ गूंजी, सर ये दोबारा बताइएगा। ध्यान होता तो एक बार ही समझ आ जाता। नेहा ने धीरे से लेकिन अली को सुनाकर जैसे कोई बदला उतारा। सर इरफान दोबारा से टॉपिक को समझाने में मसरूफ़ है। लेक्चर के दौरान सवाल के अलावा कोई फजूल बात नहीं करनी चाहिए। काली बिल्ली। अली ने जला देने वाली मुस्कुराहट नेहा पर उछालकर नसीहत की और दूसरी बार भी टॉपिक उसको समझ नहीं आया। तुम्हारे दिमाग में लगता है सिर्फ भूसा भरा है। एक तिली नहीं लगाई कि जल गया। दिमाग होता तो समझ आता नहीं। नेहा ने गारी वार करना चाहा। अगर तुम्हें समझ आ गया है तो सामने जाकर तुम समझा दो ये टॉपिक। अली ने एक और शोशा छोड़ा। ये सुनकर नेहा चुप हुई, क्योंकि इतनी कोशिश के बावजूद ये टॉपिक उसके भी सर के ऊपर से गुजर चुका था। अब्दुल बासित अभी यूनिवर्सिटी से वापस आया था और फ्रेश होने के बाद खाने की टेबल पर मौजूद था। अब्दुल बासित, खाला जान ने उसे मुतवज्जा किया। जी खाला जान, आप कुछ कहना चाहती हैं? अब्दुल बासित ने सलाद उठाकर मुंह में रखा। हाँ बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है। मैं सोचती हूँ अब तुम्हारी शादी कर दूँ ताकि ये फ़र्ज़ भी पूरा हो जाए। खाला जान ने अपने लिए ख़ास नुक्ता उठाया था। अब्दुल बासित का चलता हुआ मुँह एकदम रुका और फिर संभल कर बोला, लेकिन खाला जान ये बहुत जल्दी नहीं। अब्दुल बासित ने डायरेक्ट मना करने की बजाय सवाल किया। वो खाला जान का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। नहीं बेटा, लेकिन लड़की मेरी नज़र में है। तुम कहो तो बात चल जाएगी, शादी फिर बाद में कर लेना। खैर से तुम पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो तो इसका कोई मसला नहीं। खाला की बात पर अब्दुल बासित बिल्कुल खामोश हुआ। खाला जान ने उसकी खामोशी महसूस की तो बोली, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बता दो, मैं उसके घर रिश्ता ले जाऊँगी। खाला जान ने धीरे से कहा। अब्दुल बासित चौंका। आखिर खाला जान कैसे एकदम उसकी दिल की बात पढ़ सकती थी। वो चुप रहा तो खाला जान ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे 1-2 दिन में जवाब दे दो। जी खाला। अब्दुल बासित ने सादतमंदी से सर झुकाते धीरे से कहा और सोचने लगा, क्या वो खाला के सामने नेहा समी का नाम रखते? नेहा और सारा यूनिवर्सिटी का लॉन में बैठे थे जब एक स्टूडेंट ने नेहा को के घर से किसी के आने की इत्तला दी। क्या पार्किंग में मौजूद है? कौन आया है घर से? फ़ोन पर तो इत्तला नहीं दी मुझे। नेहा ने मोबाइल को देखते हुए स्टूडेंट से इतने सवाल कर डाले। आई डोंट नो, उसने आगे से जवाब दिया और आगे चला गया। तुम खुद जाकर देख लो ना, यहीं बैठे बैठे सवाल करती रहोगी क्या? सारा ने झुंझला कर कहा। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं यूँ गई और यूँ आई। नेहा ने चुटकी बजाई। सारा ने इस बात पर सर हिलाया। नेहा पार्किंग में आई तो वहाँ यहाँ बात देखने लगी, लेकिन उसके घर की गाड़ी मौजूद ही नहीं थी। वो उलझ सी गई। एकदम किसी पीछे से मेरांशा आया और नेहा के मुंह पर कपड़ा रख दिया। नेहा बेहोश होकर गिरने लगी। तभी मेरांशा और जीशान ने उसे पकड़कर गाड़ी में डाला और कार धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ गई। अब्दुल बासित, मैं ऑफिस की सिग्नेचर करवा के आया, तुम जाकर गाड़ी निकालो। ये डॉक्यूमेंट आज ही सबमिट करवा दें तो अच्छा है। अली कहता ऑफिस की जानिब बढ़ गया। अब्दुल बासित उंगली में चाबी घुमाते हुए पार्किंग की तरफ आया जब अचानक उसकी नज़र नेहा समी को गाड़ी में डालते मेरांशा और जीशान पर पड़ी। अब्दुल बासित जल्दी से कार में बैठा, उसे स्टार्ट किया। इतने में अली भी आ पहुंचा। अब्दुल बासित ने उसे जल्दी से बैठने का कहा और मेरांशा की गाड़ी पार्किंग से निकल चुकी थी। अब्दुल बासित ने अपनी गाड़ी उसके पीछे डाल दी। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अली ने छुनबे से बासित के अमल को देखा जो कार दूसरे रास्ते की जानिब मोड़ रहा था। अब्दुल बासित ने पूरी बात उसकी कोशगुजार की। अली को भी हालात के संगीनी का एहसास हुआ। गौर से आगे जाने वाली कार को फराटे पड़ते देखने लगा। कार एक पोश इलाके में दाखिल हुई जहाँ बंगले तरतीब से बने हुए थे। मेरांशा को शायद खबर नहीं थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मेरांशा की कार एक बंगले के आगे जाकर रुकी जिस पर मेरांशा हाउस लिखा नजर आया। चौकीदार ने मुस्तैदी से गेट खोला और कार पोर्च में दाखिल हुई। गेट पर पहरा था, वो यहाँ से अंदर नहीं जा सकते थे। अब्दुल बासित ने कार बैक की और पिछली गली में उस बंगले के पीछे ले आया। पीछे की खिड़कियाँ खुली थी जो वेंटिलेशन के लिए बंगलों में पिछली जानिब भी बनवाई जाती हैं। उनसे अंदर दाखिल हुआ जा सकता था, लेकिन ये एक मुश्किल अमर था।
मीरान शाह और ज़ीशान नेहा को बाजुओं से पकड़कर अंदर लाए, उसे एक कमरे में मौजूद बेड पर डाल दिया। ये ऐसे ही बेहोश रहेगी क्या? ज़ीशान ने तशवीश से पूछा। नहीं, मैंने दवा की हल्की मकदार लगाई थी, अभी होश में आ जाएगी, मीरान शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैं बाहर जाता हूँ फिर। ज़ीशान ने उसे आँख मारी। नेहा ने इसी पल हल्की हल्की आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र मीरान शाह पर पड़ी। वो घबरा कर उठ गई। गुजरे हुए सारे मंजर उसकी निगाहों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे। वो पार्किंग में मौजूद थी। पीछे से कोई उसके मुंह पर आया था और कोई बदबूदार सा कपड़ा उसके मुंह पर लगाया था और फिर कुछ याद नहीं रहा उसे। अब मीरान शाह को सामने देखकर उसे सब समझ आया। मीरान शाह लाल हुए होंठ साफ करता उसकी जानिब बढ़ा। नेहा फौरन उसको धक्का देकर दरवाजे की जानिब भागी, लेकिन ज़ीशान पहले उसे बाहर से लॉक करके जा चुका था। अब ये तब तक नहीं खुलेगी जब तक मैं ना चाहूँ नेहा बेबी। मीरान शाह पर हाथ उठाया था ना तुमने, अब इसकी सज़ा भुगतोगी तुम। मीरान शाह नफरत भरे लहजे में कहता उसकी जानिब आया और उसके मुंह पे एक तमाचा रसीद किया। नेहा ज़ोरदार तमाचा खाकर ज़मीन पर गिरी। वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसकी हालत पर इस वक्त ये मुहावरा सादिक आता था कि काटो तो लहू नहीं बदन में। उसका सारा एतमाद, सारा तंतना इस लम्हे गायब हो चुका था। 5वां बाब, मुहाफिज। अली रहमान और अब्दुल बासित ने पीछे दीवार पर लगे पाइप के साथ मौजूद हुक्स पर कदम जमा जमा कर अपना ऊपर चढ़ना शुरू किया और एक खुली खिड़की के अंदर कूद गए। वो एक कमरा था, नफीस सा बना हुआ, हर चीज़ तरतीब से अपनी जगह रखी हुई थी। वो इस कमरे से बाहर आए तो सामने टीवी लाउंज में ज़ीशान रिमोट हाथ में पकड़े कोई चैनल सर्च कर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, अब्दुल बासित आनन फानन उस तक पहुंचा और ज़ीशान धान पांसा था। थोड़ी ही मुश्किल के बाद उसके हाथ अब्दुल बासित ने पीछे बांध दिए। उसने दरवाज़ा बजाना चाहा, आवाज़ जैसे हलक में अटक गई थी। उसने यहाँ वहाँ देखा किसी चीज़ को तलाश में जो उसकी जान बचा सके, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने अपना दुपट्टा अच्छे से अपने गिर्द फैलाने की कोशिश की। मीरान शाह ने मुस्कुराते उसकी जानिब हाथ बढ़ाया और नेहा समी की आंखों तले अंधेरा सा छाने लगा। नेहा कहाँ है? अली ने सरस से पूछा। ज़ीशान ने उस कमरे की जानिब इशारा किया जहाँ नेहा मौजूद थी। अली जल्दी से उस कमरे की तरफ बढ़ा। खुशकिस्मती से दरवाज़ा बाहर से बंद था। अली ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही अंदर का मंजर वाज़ेह हुआ। नेहा बेड के साथ खड़ी है। उसने दुपट्टा अच्छे से ओढ़ रखा था और मीरान शाह उसके दुपट्टे की जानिब बढ़ता हुआ हाथ दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर रुक गया। उसने सरस से पीछे देखा। अली को चौखट पर खड़ा देख उसकी आंखें हैरत से उभरी और फिर हैरत की जगह नागवारी ने ली। तुम? उसके मुँह से निकला। नेहा के चेहरे पर एकदम रौनक आई। उसने अभी दिल में खुदा से दुआ मांगी थी जो यूँ कबूल हो जाएगी, उसे यकीन ना था। जल्दी से कमरे से बाहर आकर अली के पीछे खड़ी हुई। इस पर वो सारे लड़ाई झगड़े उसकी जहन से महव हो चुके थे। बस याद था तो ये कि वो उसका मसीहा साबित हुआ है। तुम यहाँ कैसे आए? मीरान शाह गुस्से से भिनभिनाता अली के सामने आ खड़ा हुआ। इससे पहले वो कुछ करता, अली ने उसके मुँह पर मुक्का जड़ा। मीरान शाह लड़खड़ाते पीछे हुआ। अली, मैंने आसिफ भाई को कॉल कर दी, वो बस आते ही होंगे। अब्दुल बासित ने लाउंज अली के बड़े भाई का नाम लेकर जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उसे इतला दी। मीरान शाह गुस्से से गाली बकता अली की जानिब लपका। अली ने पैर की ठोकर से उसे फिर दूर किया। अब की बार मीरान शाह ने सरस से उठकर अली पर छलांग लगाई और उसके ऊपर जा गिरा। अली और मीरान शाह आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इतने में पुलिस आन पहुंची। मीरान शाह और ज़ीशान को हिरासत में ले लिया गया। भाई, ये बाहर नहीं आना चाहिए वापस, अली ने मीरान शाह की जानिब इशारा करते हुए आसिम भाई से कहा। अब्दुल बासित सारी कार्रवाई को खामोशी से देख रहा था। इसकी और भी कंप्लेन है, मैं कोशिश करूंगा अब ये बाहर ना निकले, इंस्पेक्टर आसिम रहमान ने यकीन दिलाया तो अली ने सर हिलाया। पुलिस मीरान शाह और ज़ीशान को ले जाने लगी तो गुस्से से सुर्ख होती आंखों से अली रहमान को देखते हुए बोला, देख लूँगा तुझे बाद में। अली ने उसे नज़रअंदाज किया। चलो, उसने धीरे से नेहा से कहा। वो चुपचाप उसके पीछे चल दी। वो ट्रांस जैसी कैफे में थी। वो मौके पर बचा ली गई थी। अब उसे यकीन आया कि खुदा ऐसे ही भी हिफाजत करता है। वो मुश्किल से मुश्किल घड़ी और हर तरह की पेशानी में वहाँ से रास्ता निकाल देता है जहाँ हमारे फहम गुमान में भी नहीं होता। उसने भी कहाँ सोचा था कि अली रहमान उसे बचाने आएगा, लेकिन ऐसा हो चुका था। अली ने नेहा के लिए बैक डोर खोला और वो बैठ गई तो उसने दरवाज़ा बंद करने के बाद ड्राइविंग सीट संभाली। जब अब्दुल बासित उसके साथ वाली सीट पर विराजमान हुआ तो उसने कार स्टार्ट की। पूरे रास्ते उन तीनों में से कोई कुछ ना बोला। एक चुप थी जो तीनों को लग चुकी थी। अली ने बाहिफाजत नेहा को उसके घर के गेट पर उतारा। जब तक वो घर के अंदर दाखिल न हुई वो दोनों खड़े रहे। उसके अंदर चले जाने के बाद अली ने कार रिवर्स की और आगे बढ़ाई। वो जाते ही औंधे मुँह बिस्तर पर ढह गई। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक डर सा था, उदासी थी, एक सवाल था जो हथौड़े की तरह सर पर बरस रहा था कि अली रहमान वक्त पर ना पहुंचता तो उसके साथ क्या होता, क्या इज्जत रह जाती उसकी। तस्मीन आपी ने उसे यूँ रोते देखा तो उसके पास आए और उसके सर पर हाथ फेरते तशवीश से पूछा, क्या हुआ नेहा?
वो एकदम उठी और रोते हुए उनके गले लग गई। आंखों में मौजूद काजल रोने की बाइस फैल चुका था। बताओ तो मेरी जान, बात क्या है? तस्मीन आप भी परेशान हुई। उन दोनों के दरमियान ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग थी कि नेहा उनसे कुछ नहीं छुपाती थी। अलबत्ता खदीजा आप से नेहा की बनती नहीं थी। वो एक खामोश दी हुई लड़की थी जो नेहा समी को बिल्कुल पसंद ना थी। नेहा ने सारी बात तस्मीन आपे की कोशिश के साथ की। आप ही मैंने अली के साथ क्या कुछ किया, लेकिन वो फिर भी बचाना है। अगर वो ना चाहता तो ना आता, तब क्या होता आप ही? नेहा ने आंसू साफ करते हिचकी ली और पूछा, लेकिन 2-3 आंसू फिर भी उसकी गालों पर लड़क आए, जो रोने की वजह से सुर्ख हो रहे थे। तस्मीन आपी ने प्यार से उसे दोबारा गले लगाया और कहा, अल्लाह बेहतर करता है नेहा, उसने तुम्हें बचा लिया। अब ये ना सोचो कि अगर ये ना होता तो ये होता, ये ना होता तो ये होता। जो होना था वो हो चुका है। बस सब गुड़िया सब ठीक है, तुम हिफाजत से हो, और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब रोना धोना बंद करो, शुक्राने की नफल अदा करो, खुदा के हुज़ूर उसका शुक्र अदा करो, बहुत कर्म किया उसने। उन्होंने नेहा को थपकते हुए कहा तो नेहा ने इस बात में सर हिलाया। अली अपने घर के टेरिस पर टहल रहा था। आज से पहले उसे इतनी अजियत नहीं हुई जितनी आज नेहा के चेहरे पर डर देखकर हुई। उसने हमेशा नेहा को न डर पाया था, साथ में मुंहफट भी। वो लड़ती झगड़ती थी क्योंकि उसका दिल साफ था। अली की नज़रों के सामने बार बार उसका डरा सहमा हुआ सता सा चेहरा गर्दिश करने लगा। आज उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसे क्यों बचाऊँ। आज उसने बस ये सोचा कि वो खतरे में थी। सारे लड़ाई झगड़े पसे पुश डाल कर उसे बाहिफाजत उसके घर तक छोड़ा है। क्या सोच रहे हो देवर जी? यास्मीन भाभी ने पीछे से आकर उसे छेड़ा। यही कि आसिम भाई आपको कैसे बर्दाश्त करते होंगे? अली ने तुर्क बतुर्की जवाब दिया तो वो हंस दी। कुछ ज़्यादा ही शौकीन नहीं दिखा रहे तुम? उन्होंने अली को घूरा। वैसे वो लड़की कौन थी? भाभी की आंखों में तजुस्सुस उभरा। कौन लड़की? अली भुचका कर रह गया। ज़्यादा बनो मत, तुम्हारे भाई कुछ बता तो रहे थे कि किसी लड़के के साथ पाए गए थे तुम। भाभी मुस्कुराते उससे कह रही थी। अस्तगफार, कुछ तो खुदा का खौफ करे भाभी, मैंने बस उसे बचाया है। ओह, यानी मामला सीरियस लग रहा है। अब बता भी दो, भाभी ने इस्रार किया। रहमान साहब के घर में सभी एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ थे। अभी तो बस कॉफ़ी की खुशबू से मामला सीरियस हो रहा है, ले आएँ जल्दी। भाभी ने सिर पर हाथ मारा। जब भी आसिम के लिए कॉफ़ी बनाऊँ तो उस शरारती को फ़ौरन खुशबू पहुँच जाती है। शुक्र है मैंने आज थोड़ी ज़्यादा बना ली। और हंसकर किचन की जानिब बढ़ गई। छठा बाब, तलाशी यार। अगले 3 दिन तक नेहा कॉलेज से घर हाजिर रही। अजीब सी बेचैनी अब्दुल बासित पर तारी थी। वो उसकी खरीद दराफ्त करना चाहता था, कॉल करना उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। जाने वो कैसी थी? आखिरी बार जब अब्दुल बासित ने उसे देखा तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो आई नहीं थी तो सब कुछ जैसे वीरान लग रहा था। वो मौजूद होकर भी गायब दिमाग था। आकर थक हार कर उसने नेहा सभी को कॉल मिला ली और दूसरी तरफ से कॉल उठाने का वेट करने लगा। वो लिहाफ ओढ़े लेटी थी। बुखार था कि 3 रोज़ से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इस वक्त साइड टेबल पर उसका मोबाइल ज़ोर ज़ोर से चिंगारने लगा। उसने हाथ मार कर मोबाइल उठाया और नीमा आंखों से देखा। सिर्फ नंबर जगमगा रहा था। उसने कॉल रिसीव की और हल्की सी आवाज़ में हेलो कहा। दूसरी जानिब अब्दुल बासित का दिल उसकी आवाज़ पर कट कर रह गया। ये वो खनकती हुई आवाज़ तो नहीं थी। क्या ये नेहा समी ही थी? नेहा, मैं अब्दुल बासित पीयूष से बोल रहा हूँ। दूसरी जानिब से जल्दी से कहा गया। नेहा को थोड़ा टाइम लगा था याद करने में। जी बोले, याद आने पर उसने कहा। आप 3 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, सब खैरियत है? अब्दुल बासित मोहतात अंदाज में पूछ रहा था। सब खैरियत है, नेहा ने मुख्तसर से जवाब दिया। नेहा, आखिर कब तक आप ऐसे करेंगी? वो एक हादसा था जो गुजर गया। आप कब तक उसका गम मनाएंगी? आप इस फेस से खुद को बाहर निकालें। अब्दुल बासित न जाने किस एहसास के ज़ेर असर कहता चला गया। इससे पहले उसने नेहा को ये मुखातिब नहीं किया था। इस लम्हे नेहा समी को उसकी बातें ठीक ही लगी थी। वो इसे ही तो कह रहा था, आखिर कब तक गम मनाऊंगी? वो खुद को संभाल कर बोली। आप सही कह रहे हैं अब्दुल बासित, यूँ तो मैं खुदा की नाशुक्री कर रही हूँ। उसने मेरी हिफाजत की और मैं इसी गम को सीने से लगाए बैठी हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल से मैं यूनिवर्सिटी आने की कोशिश करूँगी। उसकी बात पर अब्दुल बासित एकदम खिल उठा। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, अब्दुल बासित ने मुसर्रत से कहा। चलें फिर, अल्लाह हाफ़िज़। राब्ता मुंतका हो गया, लेकिन नेहा अचंभे में पड़ गई। मेरा क्यों शुक्रिया? वो बुड़बुड़ाई, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा तो सर झटक दिया। अगले दिन सबसे पहले अब्दुल बासित की नज़र उस पर पड़ी। उसको इस हालत में देखकर अब्दुल बासित ने एक सर्द आ भरी। वो काफ़ी नकाहत ज़दा लग रही थी। उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो 3 दिन कमरे में बिस्तर पर इन सोचों के साथ पड़े पड़े कुछ तो नुकसान कर चुकी थी। अब्दुल बासित ने सोच लिया था कि वो मोहब्बत के इज़हार में अब देर नहीं करेगा। वो आज ही अपने दिल की हालत उस पर आश्कार करेगा कि उसके लिए वो कितना तड़पता है। अब बस इश्क की राह में सुकून चाहता था वो। कब से तेरे इश्क में तड़प रहा ये दिल, हाथ
थामो ज़रा कि अब ये सुकून चाहता है। आज चौथे दिन वो यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। उसे देखते ही एक सुकून सा अली रहमान के रगों में उतरा। वो कमज़ोर नज़र आ रही थी। न जाने क्यों उसे देखने के बाद खुशी का एहसास हुआ था। नेहा समी उसके सामने सर झुकाकर गुजर गई और ये पहली बार हुआ था जब उसने अली रहमान को देखकर मुंह बनाया। कोई तंज मुंह ना बनाया और ना ही कोई तंज किया। आज तो जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा था और आगे भी सब कुछ पहली बार ही होने जा रहा था। 7वां बाब हकीकत शब। आज उसने पहली बार अली रहमान को इतना गौर से देखा था। ब्लू जीन्स के ऊपर वाइट चेक शर्ट कुछ बुरी नहीं लग रही थी। ब्राउन आंखें इस पर जचती थी। जितना बुरा वो उसे लगता था इतना बुरा नहीं था। वो अपनी और उसकी लड़ाई के बारे में सोचकर मुस्कुराती रही। अब्दुल बासित की शख्सियत न जाने नेहा समी के सामने हमेशा पस मंज़र में रही। सामने होकर भी वो आज तक उसे नज़र नहीं आया, जबकि वो खुद उसके दिल पर बुरी तरह काबिज़ हो चुकी थी। अब्दुल बासित और अली फुटबॉल खेलने में मसरूफ़ थे जब अचानक अली ने फुटबॉल का पाँव से उछाला और वो सामने खड़ी नेहा समी के सर पर जा लगा। नेहा के मुँह से एक दरबरी आ निकली तो सारा परेशानी से उसे संभालने लगी। अली और अब्दुल बासित ने तशवीश से एक दूसरे की जानिब देखा कि बस अब खैर नहीं, नेहा अब उन पर चढ़ दौड़ेगी। वो दोनों नेहा के पास गए। सॉरी, अली ने 4 लफ्ज़ों में माज़रत की और उनकी हैरत की इंतहा ना रही जब नेहा समी इट्स ओके कहकर बात ख़त्म कर गई। अली एकदम अचानक से कह बैठा, अनबिलीवेबल, नेहा तुम लड़ क्यों नहीं रही हो? जैसे वो भी कहीं चाहता था कि नेहा उससे बात करे, चाहे लड़े झगड़े से। आपने जानबूझकर तो नहीं मारी, गलती से लग गया, मैं क्या लड़ूँ? नेहा ने सादगी से जवाब दिया और ये पहली बार हुआ था। अली ने परेशानी से अब्दुल बासित की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में सवाल किया कि ऐसा हुआ क्या है? अब्दुल बासित ने उसकी बात समझकर कंधे उचका दिया। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? अली ने बात बढ़ानी चाहिए और ये भी पहली बार हुआ था। ठीक हो। अली और नेहा बात करते करते एक साथ चलने लगे। बासित ने उन दोनों की जानिब देखा। वो बात करते दूर जा रहे थे। नेहा उसकी तरफ देखा भी ना था। वो अली की किसी बात पर कह रही थी। अब लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं अली। और अली उसकी बात पर मुस्कुरा रहा था। जब दोनों वो लड़ते थे तब इतना दुख नहीं होता था अब्दुल बासित को, लेकिन अब उन्हें एक साथ देखकर उसका दिल जैसे किच्ची किच्ची होकर टूटा। नेहा का उसे नज़रअंदाज करना वो सह नहीं पा रहा था। नेहा ने अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदली। आज यूनिवर्सिटी से आने के बाद से वो सिर्फ एक ही शख्स को सोच रही थी। अली रहमान ने काफ़ी का कप उठाया और खुद ही कोई बात सोचकर हंस दिया। अब्दुल बासित, बेटा तुम जब से यूनिवर्सिटी से आए तुमने खाना नहीं खाया, खैरियत? खाला जान ने उसे देखते तशवीश से पूछा। जी खाला जान, सब ठीक है, बस दिल नहीं चाह रहा, मैं खा लूँगा बाद में। अब्दुल बासित ने शिद्दत गम से लाल होती आंखें चपकाते हुए खाला जान को तसल्ली दी। खाला जान की नज़रों से कुछ छुपा नहीं रहा, लेकिन वो खामोशी से चली गई। नेहा समी ने सोचा मुस्कुराते अच्छा लगता है। जब वो मुस्कुराता था वो उसे देखती थी। वो बदतमीज़ नहीं था, बस शायद नेहा को मुँह तोड़ जवाब दे दिया करता था। अली रहमान खुद से बोला, वो बुरी नहीं है, बस सरपरी है। अब्दुल बासित ठीक कहता है। साथ ही मुस्कुराया। अब्दुल बासित नेहा समी को पहले ही जान गया था। अब्दुल बासित घर के लॉन में बाहर निकल आया। शायद इससे ही उसे कुछ सुकून मिल जाए। यह लॉन उसने और अम्मी ने अपने खुद हाथों से मुकम्मल किया था। एक एक फूल पौधा उसने और अपनी अम्मी ने खुद सींचा था। अब खाला जान भी उसका बहुत ख्याल रखती थी और अब्दुल बासित भी अपना हर नया फूल निकलने पर खुश होता। आज ये लॉन अब्दुल बासित को देखकर उदास था। फूलों ने अपनी आंखें मटकाकर अब्दुल बासित को देखा और फिर हिलजुल कर आपस में खुसर खुसर करने लगे। रात की रानी अपनी खुशबू बढ़ाकर अब्दुल बासित को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहा, लेकिन वो आज उनसे मिलने नहीं आया। आज उसे नारसाई का गम मार डाल रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह नेहा की ज़िंदगी में अली ले ले, लेकिन अब तक इजहार नहीं कर पाया था। उसने सुना था कि रात का फंसू हर चीज़ को अपनी हकीकत से ज़्यादा उभार कर पेश करता है, तो ये सच ही था। इस रात में मौसम की तरह वो पिघल रहा था, जल रहा था। आज अली की एक एक अच्छाई नेहा के सामने आई थी। वो मुस्कुराती गई और यही सब सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। अचानक से ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, नेहा समी और अली रहमान दोनों ने ऐसा नहीं सोचा था। न जाने सब मोहब्बत करने वालों को ज़िंदगी हसीन क्यों लगने लगती है, जबकि मोहब्बत में तो इंतज़ार सवा हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, आंखों की नींद खोने लगती है, और अगर नींद आ भी जाए तो ख्वाबों पर उसी का पहरा रहता है। आंखों पर पट्टी बन जाती है, मोहब्बत और उसका महबूब, बस यही कुछ रह जाता है। अली रहमान और नेहा समी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। पास भी वो और दूर होकर भी वो ही एक दूसरे के लिए रहने लगे।
एक जगह मोहब्बत परवान चढ़ने लगी तो दूसरी जगह कोई खाक हुआ जा रहा था। इतने चुपचाप के रास्ते भी रहे ला इल्म, छोड़ जाएंगी किसी रोज़ नगरे शाम के बाद। 8वां बाब, कल्बे सरी, जलता हुआ दिल। वो सामने से आ रहा था। आज जुम्मा था तो उसने वाइट सलवार कमीज पहन रखी थी। वो स्मार्ट था, खूबसूरत भी था और उसकी काली आंखों में एक चमक थी। वो हर एक से दोस्ताना अंदाज रखता था, सबके काम कर दिया करता, बदले में बस मोहब्बत चाहता था। वो मोहब्बत जिससे वो महरूम था। वो मोहब्बत अब तक उससे दूर भागते फिर रही थी। वो अपने वालिदैन के जाने के बाद टूट गया था और तब अली ने उसे हौसला दिया था, जीने की तमन्ना। वो ज़िंदगी की तरफ लौट आया था, लेकिन आजकल फिर उसे लगने लगा पहले जैसा, कब्र जैसा खामोश। अली उस पर नज़रें गाड़े काफ़ी तवज्जो से उसे देख रहा था। अब्दुल बासित ने भी अपनी लाल आंखें उस पर जमाई और मुस्कुरा दिया। अली उसे शकी अंदाज में देख रहा था। आखिर अब्दुल बासित खुद ही झुंझला उठा। क्या है यार, क्यों मुझे यूँ देख रहे हो, नज़र लगाओगे क्या? उसने अली का चेहरा दूसरी जानिब मोड़ा। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्या हुआ है यार, तू ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है और ये आंखें क्यों लाल है, रात को सोया नहीं क्या? अली के चेहरे से परेशानी छलक रही थी। अब्दुल बासित को उसकी नज़रें अपने अंदर गड़ती हुई महसूस हुई। उसे अली की दोस्ती पर कभी शक नहीं रहा। दोनों एक दूसरे के लिए जान लुटाने को हाजिर रहते हैं। अगर अली को पता चल जाता कि वो नेहा से मोहब्बत करते हैं तो अली अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने में ज़रा देर नहीं करता। और अब्दुल बासित ऐसा नहीं चाहता था। वो अली के गले लग गया और कहने लगा, तुझसे कभी कुछ छुपाया क्या? बस रात को पढ़ रहा था, सो नहीं सका तो ऐसा लग रहा है, और कोई बात नहीं मेरे यार। अली का शक अभी दूर नहीं हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला आगे से। नेहा बहुत खुश थी। काफ़ी दिनों से रिश्ता चलने के बाद तज़ीम आबिद की शादी की डेट फिक्स हो गई थी और आने वाले अगले इतवार को उनकी शादी होना करार पाई थी। शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थी। आज उन सबको शॉपिंग करने जाना था। वो एक मशहूर मॉल में गए। उन बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करने का भी अपना ही मज़ा है। शॉपिंग आसानी से शॉपिंग हो जाती है और इन्जॉयमेंट भी। नेहा भी अपने लिए तस्मीन आपी की तरह रेड कलर का लहंगा पसंद करने लगी। वो एक शॉप में कुछ चीज़ें देख रही थी जब उसकी निगाह सामने जेंट्स शॉप में मौजूद अली और अब्दुल बासित पर पड़ी। अली को देखते ही नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। इस वक्त वो कितना निखरा निखरा सा लग रहा था। उसे देखने के बाद जैसे हर चीज़ में रंग भर आया था। न जाने क्यों ऐसा था। अली ने अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस की तो सर उठाकर देखा। उसकी नज़र नेहा से टकराई तो एक खुशगवार सा तासुर उसके चेहरे पर छा गया। अब्दुल बासित, ये पकड़, मैं आता हूँ। अली ने अपने हाथ में पकड़ी शर्ट अब्दुल बासित को पकड़ाई। कहाँ जा रहे हो? अब्दुल बासित ने पीछे से सवाल किया। अली ने उसे हाथ के इशारे से रुकने का कहा और नेहा की जानिब बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ कैसे? अली ने इस्लाम के बाद पूछा। वालेकुम सलाम, आप ही की शादी होने वाली तो इस सिलसिले में शॉपिंग करने आए हैं, नेहा ने मुस्कुरा कर बताया। ओह अच्छा, तो फिर मैं अपना इनविटेशन पक्का समझूं? अली ने उसे गहरी नज़रों से देखा तो वह झेंप सी गई। हाँ बिल्कुल, आप ज़रूर आइएगा, नेहा ने जवाब दिया। इतने में तस्मीन आपने उसे बुलाया तो वो बोली, अब मैं चलती हूँ। खुदा की अमान में। अली के मुँह से निकला तो वह हैरान रह गई। ये कुछ सादा अल्फाज नहीं थे, इनमें ख़ास मायने पोशीदा थे। इनकी हकीकत को समझ गई थी। अब अल्लाह अल्लाह करके मुकर्रर वक्त भी आन पहुँचा था जब तस्मीन आपी का निकाह और उसके बाद बारात थी। आज वो बहुत अच्छे से दिल लगाकर तैयार हुई क्योंकि उसने अली रहमान को भी इनवाइट कर रखा था। रेड कलर के फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा, चेहरे पर शर्म और हया से छाई सुर्खी उसे और दिलकश बना रही थी। और मैचिंग की ज्वेलरी ने उसे चार चांद लगा दिए थे। वो तैयार होने के बाद तस्मीन आपी के कमरे की तरफ भागी। वो भी तैयार होने में मसरूफ़ थी। आपी, मैं कैसी लग रही हूँ? वो उनके सामने गोल गोल घूमते बोली। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। तस्मीन आपी ने उसकी बलाई ली और बोली, नज़र उतार लेना अपनी गुड़िया। नेहा खनखनाती हुई हंसती। वो मामा पहले ही उतार चुकी हैं। तस्मीन आपी मुस्कुरा दी। उनके चेहरे पर एक सुकून था अपने घर का हो जाने का। ये भी कुछ आम बात ना थी। अली ने उसे देखा तो वो देखते ही रह गया था। वो अपने लहंगे को पकड़े अपने दुपट्टे से उलझती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। रेड कलर उस पर सूट कर रहा था। अली को आज एहसास हो रहा था कि वो बहुत हसीन थी, परी जैसी। अली के साथ अब्दुल बासित भी मौजूद था। उसने नेहा को देखते ही नज़र हटा ली। उसे डर था कि दिल में मौजूद आग बढ़कर दुआ न देने लगे, लेकिन कब कब कहाँ तक बचाता वो खुद को। शादी का फंक्शन अरूज पर था। इसी दौरान अली ने गुलाब का फूल उठाया और नेहा के पास पहुँचा। एक हसीन सी लड़की के लिए सबसे हसीन फूल। उसने धीरे से नेहा की जानिब फूल बढ़ाते कहा था। वो खिलखिलाकर हंसी। शुक्रिया, उसने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ फूल थामा। वैसे ये फूल मोहब्बत की अलामत है, तो क्या नेहा समी आपको इस फूल के ओस मिली अली रहमान की मोहब्बत कबूल है? अली ने उसकी जानिब झुकते हुए आहिस्तगी से कहा और नेहा ने मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। बस एक रात के लिए इतना ही काफ़ी था। अली की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई।
मिरान शाह आज जेल से वापस आ गया था और पूरी यूनिवर्सिटी में दंदनाता फिर रहा था। अपने सोर्स पर इल्ज़ाम कर रहा था। वो नहीं था तो सुकून था, लेकिन अब सब दोबारा तलट पलट हो गया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसे। अली रहमान और नेहा समी को साथ देखते हुए उनकी जानिब आए और उंगली उठाकर उनको वार्न किया कि वो देख लेंगे उनके साथ क्या होता है। मिरान शाह उन्हें बख्शने वाला नहीं था। 9वां बाब, सबात सबत, सब्रो इस्तकामत। एक और रात क़यामत बनकर आई थी। अब तो हर रात एक ही जैसी थी। वो अपने कमरे में ज़ब्त की इंतहा पर था जब खालाजान ने दरवाज़ा बजाया। अब्दुल बासित ने खुद को संभाल कर दरवाज़ा खोला तो खालाजान अंदर आई और बेड पर बैठी तो अब्दुल बासित भी खामोशी से उनके पास बैठा। वो जहान दीदा औरत थी। कुछ वक्त से अब्दुल बासित की कैफियत को महसूस कर रही थी। वो फर्माबरदार था, उस पर हमेशा खालाजान को प्यार आया करता था। वो अब भी उन्हें छोटा बच्चा लगता था। खालाजान ने कहना शुरू किया, बेटा ज़रूरी तो नहीं हम जो चीज़ चाहें खुदा ने हमारे नसीब में ही लिख दी हो। तकदीर के अपने फ़ैसले होते हैं और वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। हम उसकी मसलियत से नावाकिफ़ होते हैं। वो कुछ लेता है तो हमें इससे बढ़कर नवाजता भी है। अब्दुल बासित ने उनकी बात पर सर हिलाया। खालाजान ने आहिस्ती से पूछा, तुमने मुझे उस लड़की के बारे में नहीं बताया, क्यों? अब्दुल बासित के दिल में एक होक सी उठी। वो थोड़ी देर खामोशी से लब काटता रहा और फिर बोला, खालाजान आप जहाँ चाहे मेरी शादी कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। खालाजान ने उदासी से उसकी जानिब देखा। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ। खालाजान कहते हुए उठी और बाहर चली गई। वो बिल्कुल खामोश बैठा। अचानक कुछ सोच कर उठा और वज़ू करके नफिल की नीयत बांधी। नफिल के तहक़ीक़ के बाद अल्लाह के हुज़ूर दोनों हाथ उठाए, क्योंकि सिर्फ दिलों की सुना करता है वही कारसाज़े आलम है। काफ़ी देर गिड़गिड़ाकर अपने लिए सब्र और इस्तकामत मांगता रहा। शायद वो पहला शख्स था जो अपनी मोहब्बत मांगने के बजाय उस पर सब्र मांग रहा था। और फिर जैसे उसे सुकून आ गया, अपने इरादे मजबूत कर चुका था वो कि वो अली को इस बात की खबर ना होने देगा। उन दोनों को एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने देगा। उसने खिड़की से आसमान की जानिब देखा, लेकिन वो अपना क्या करेगा? खुद को कैसे संभालेगा? वो कैसे लोग थे अरब जिन्होंने पा लिया तुझको? हमें तो हो गया दुश्वार एक इंसान का मिलना। रेहान मिरान शाह के ग्रुप में शामिल था, लेकिन अब्दुल बासित से भी अच्छी बातचीत थी उसकी। वो दोनों एक दूसरे के काम कर दिया करते थे, फॉर्म फिल करना, लेक्चर के नोट्स देना और भी कई काम। अब्दुल बासित ने उसे मिरान शाह की हर खबर देने को कहा था और वो हर बात अब्दुल बासित तक पहुंचा रहा था। अब्दुल बासित जानता था कि मिरान शाह जब भी कोई हरकत करेगा हर हद से गिरेगा, और वो ये कैसे होने दे सकता था। अली ने अपने घर वालों को नेहा सिमी के बारे में इत्तला दी। वो नेहा के घर अली का रिश्ता लेकर गए थे, जो चंद ज़रूरी बातों और छान पटक के बाद मंजूर कर लिया गया। इसी हफ्ते मंगनी होना करार पाई थी। अली ने ये खुशखबरी सबसे पहले अब्दुल बासित को दी। वो भी खुशी का इजहार करता रहा। जब दोस्ती निभा ही रहा था तो उसमें कहीं कमी भी नहीं करना चाहता था। तो मेरा दोस्त तो बिल्कुल मेरे जैसा लगना चाहिए, तो भी मेरी शादी पर दूल्हा बनेगा। अली बहुत पुरजोश था। अब्दुल बासित के दिल में चिंगारी उठी और दिल जलकर खाकस्तर हो गया। नहीं यार, मैं ये सब नहीं करूँगा। अब्दुल बासित ने हल्के से इनकार किया। क्यों नहीं करोगे? अली ने बाकायदा उसे घूरा। देख, अब तू मुकर मत। तुझे याद है ना, हमने एक दूसरे की शादी के लिए कितनी प्लानिंग्स कर रखी है। मेहंदी में पीला जोड़ा, बारात में ब्लैक शेरवानी, एक जैसा डांस भी करना है। याद है ना तुझे? अली ने उसे याद करवाते हुए पूछा। अब्दुल बासित ने ज़ख्मी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अब वो कैसे कहता है कि ये तो पहले की बातें थी। अब तो इतने हादसे हो चुके थे कि किसी ने कुछ करने के काबिल ही ना छोड़ा। अब्दुल बासित ने ज़रा सा मुंह मोड़ा और एक आँख का बंद तोड़कर निकलने वाले आंसू को बेदर्दी से रगड़ डाला। मिरान शाह अली रहमान पर नज़र रखे हुए था। किसी अच्छे मौके की तलाश में था और वो मौका मिल के ही ना दे रहा था। वो जो करने वाला था वो यूनिवर्सिटी में सबके सामने नहीं कर सकता था। आखिर वो झुंझलाकर बोला, आखिर कब मैं उनसे बदला ले पाऊँगा? रेहान जो एक पास ही मौजूद था पूछ बैठा, शाह वैसे करोगे क्या तुम? कैसे बदला लोगे? बस दोनों के लिए एक एक गोली काफ़ी होगी। उसने शफाक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और उंगलियों से फायर का निशाना बनाकर नादीदा हस्ती पर गोली चलाई। रेहान ने ये बात अब्दुल बासित तक पहुंचा दी। वो एकदम परेशान हो उठा। उसे पता तो था कि जो होगा वो गलत होगा और मिरान शाह किसी को नहीं छोड़ता। अब अली और नेहा को उससे बचाना था, लेकिन कैसे? आज नेहा और अली की मंगनी थी। लम्हा बेसब्री से गुजर रहा था। नेहा ग्रे कलर के सिंपल लहंगे में शहजादी और अली ब्लैक शलवार कमीज में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। खुशी से दोनों के चेहरे पर जो निखार आया वो सबका मबूत किए दे रहा था। अली ने नेहा को हल्का सा ठोका मारा तो उसे घूरते बोली, शर्म तो करें, कुछ सब मौजूद है। अब क्या शर्म? अब तो तुम मेरे नाम लिखती गई हो। अली ने मायने खेजी से उसे देखा।
हाथ हल्का रखे, अभी निकाह नहीं हुआ जनाब, नेहा ने सबके सामने देखते उसे चिढ़ाया। वो भी हो जाएगा, अब तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, ये दिल जो तुम पर आ गया है। अली ने दिल पर हाथ रखते कहा तो नेहा मुंह पर हाथ रखते हंस दी। डायलॉग कम मारे। डायलॉग नहीं बेबी, अली ने मुस्कुराते जवाब दिया और किसी से उठकर मिलने लगा। अब्दुल बासित ब्लैक शलवार कमीज पहने दूर खड़ा स्टेज पर होती कार्रवाई देख रहा था। तभी अली ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और अपने साथ बैठा लिया। दोनों दोस्त वजाहत में किसी से कम नहीं लग रहे थे। बस अली का चेहरा खुशी का आकाश था तो अब्दुल बासित के चेहरे पर उदासी अपना रंग दिखा रही थी, लेकिन उसे छुपाने के माहिराना कोशिश में मसरूफ था। जो भी अली और नेहा की बुलाई लेने आता वो बेख्तियार अब्दुल बासित को भी ले लेता। अली मुस्कुराकर नेहा की तरफ देख रहा था और नेहा ने शर्माकर सर झुकाया। हर जगह रौनक ही रौनक थी, खुशी ही खुशी। बस एक दिल था जो खामोशी से जले जा रहा था, जले ही जा रहा था। 10वां बाब, मजाज़ाते मर्ग, मौत का परवाना। अब्दुल बासित के मोबाइल पर रिंग हुई तो उसने मोबाइल देखा। रेहान की कॉल थी। अब्दुल बासित ने फ़ौरन अटेंड की। दूसरी जानिब से रेहान ने उसे जो खबर दी, अब्दुल बासित के होश उड़ा गए। नेहा और अली की मंगनी को 2 हफ्ते हो चुके थे। आज वो पार्क गए थे। एक हो जाने के बाद दोनों के चेहरे पर रौनक लग रही थी। जिसने उन्हें और भी हसीन बना दिया। बिलाशक वो एक खूबसूरत जोड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की जानिब मुस्कुरा कर देखा। आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम, अली ने नज़रों के इशारे में से लेते कहा तो वो शर्मा दी। आज ही क्यों, पहले नहीं लगती थी क्या? नेहा ने नरूठेपन से सवाल किया। लगती थी जाने अली, लेकिन मेरे साथ कुछ और ज़्यादा लग रही हो, अली ने आंख मारते हुए कहा। आप ही मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या अपनी? नेहा ने उसे हल्के से मुक्का मारा। तुम्हारी, वो उसकी आंखों में देखते बोला था। वो मुस्कुराती। एक दरख्त की ओर से मिरांशा उस दोनों की जानिब देख रहा था और अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल ऊपर करके अंधाधुंध उन पर फायर खोल दिया और वहाँ से गायब हो गया। अब्दुल बासित को रेहान ने इतला दी थी कि मिरांशा नेहा और अली का पीछा कर रहा है। आज वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर अब्दुल बासित शदीद परेशानी का शिकार हो। उसे पता था कि दोनों आज पार्क में जाने वाले हैं, इसी पार्क जहाँ अब्दुल बासित और अली कई बार जा चुके थे। वो उन दोनों का पसंदीदा पार्क था। अब्दुल बासित ने जल्द से जल्द बाइक निकाली और उस पार्क की जानिब रवाना हुआ। साथ साथ वो अली और नेहा को कॉल कर रहा था, लेकिन जवाब न था। शायद प्राइवेसी के लिए दोनों ने मोबाइल ऑफ किए थे। अब्दुल बासित ने अली के भाई इंस्पेक्टर आसिम को कॉल किया और सारी बात उनके गोशगुजार की। उन्होंने कहा वो पहुंचते हैं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अब्दुल बासित ने भी इंशाल्लाह कहा और जल्द से जल्द मिरांशा की लोकेशन ट्रेस करने लगा कि वो मिल भी गई। अब्दुल बासित उसके ज़रिए उन तक पहुंचा। आधे घंटे का सफ़र उसने 10 मिनट में तय किया और यही लम्हा था जब अब्दुल बासित ने मिरांशा का पिस्तौल ताने देखा। अली और नेहा को इन्फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ा। उसने उन्हें सामने से हटाना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो सामने से हट पाता, मिरांशा की पिस्तौल से निकली 6 की 6 गोलियां धड़ाधड़ अब्दुल बासित के जिस्म में बेबस होती चली गई। 6 गोलियों में से 3 उसके दिल में और बाकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में घुस गए और वो खून में लथपथ ज़मीन बोस हुआ। अली और नेहा एक दूसरे में गुम थे जब अब्दुल बासित ने उन्हें धक्का देकर दौड़ किया और फिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा एक जीते जी इंसान के जिस्म में 6 गोलियां बेबस होती ही चली गई। वो ज़मीन पर गिरा। अली ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ा। नेहा का तो दिमाग ही माफ हो चुका था। अली ने उसके गाल थपथपाए। अब्दुल बासित, फिर वो ज़ोर से चीखा, कोई एम्बुलेंस का बुलाओ। अब्दुल बासित ने दुबली नज़रों से अली की जानिब देखा और फिर नेहा की। नेहा पर उसकी नज़रें ठहर गई और उसके जिस्म ने एक बार झटका खाया और हमेशा के लिए वहीं साकित। ऐसा क्यों होता है? वो जो सारी ज़िंदगी तड़पता आखिर में भी तड़पता हुआ राह अदम सुधार गया। वो ज़िंदगी चाहता था, वो जीना चाहता था, एक हंसी खुशी ज़िंदगी। फिर दोस्ती उसके आड़े आ गई और उसने उसकी खातिर सब छोड़ दिया। किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अपना आप हार दिया, लेकिन उफ तक नहीं किया। हर मौके पर वो अली से जीत जाता था, आज भी जीत गया। उसे उसकी ज़िंदगी देखकर खुद सब छोड़ गया था। पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा ना रहा। जाने वाला तो जा चुका था। 11वां बाब, इंसाफ। अली उसके जनाजे के पास बैठा बुड़बुड़ा रहा था। हमने तो साथ जाना था, तू पहले कैसे चला गया मुझे छोड़कर अपने अली को? लेकिन सामने वाला आंखें बंद किए खामोशी से लेटा था, बिल्कुल चुप। उस पर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। अली अपना हर जब्त खो चुका था, फूट फूट कर रो दिया। दर्द ही दर्द था। दिल फटने को था, लेकिन फट ही नहीं रहा था। दुख मरने का नहीं था, बल्कि बिछड़ने का था। इंसान को मौत नहीं रुलाती, वो प्यारा रुलाता है जो मरने वाले के साथ होता है। उसकी हालत गैर थी। उसके अंदर अब्दुल बासित के साथ थी सब कुछ मर गया था। अब्दुल बासित को नमाज जनाजे के बाद कब्रिस्तान ले जाकर सुपुर्द खाक कर दिया गया। कितने आंसू उन आँखों को देकर चला गया। लौट कर नहीं आऊँगा ये कहकर चला गया।
इंस्पेक्टर आसिम ने मीरांशा की तलाश जारी कर रखी थी। वो कल से मौका वारदात के बाद से गायब था और आखिरकार उन्हें मिल गया। उससे वो पिस्तौल भी बरामद हुई जो अब्दुल बासित के मर्डर में इस्तेमाल हुई थी। अब और किसी सबूत की ज़रूरत ना थी। पहले ही उनकी काफ़ी शिकायत दर्ज थी। उसे जेल में बंद कर दिया गया। इस बार इंस्पेक्टर ने किसी की नहीं सुनी और इनकी कोशिशों पर मीरांशा पर और भी जुर्म साबित हुए। सब उसे सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता था। अली की नफ्सियाती हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उस पर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। वह हर खुशी और गम से बेगाना हो चुका था। रातों को अब्दुल बासित बोलता हुआ उठ जाता। वो अक्सर उस पार्क में उसी जगह बैठा रहता और उसी जगह को खोदता रहता जहाँ अब्दुल बासित की उसे ने जान दी। वो चुप रहता तो अरसे तक ना बोलता और रोता तो पैरों तक चुप ना होता। उसे नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाया गया। उन्होंने अली को ट्रामा से निकालने की बहुत कोशिश की और फिर नेहा ने उनका भरपूर साथ दिया। अली धीरे धीरे अपनी सही हालत में आता गया, लेकिन उसका दिल का एक हिस्सा अब्दुल बासित के साथ ही दफन हो चुका था। अब्दुल बासित के इंतकाल को 5 माह बीत चुके थे। नेहा और अली की शादी की तारीख रख दी गई और शादी का वक्त बयान पहुंचा। शादी हाल बड़की कमकमों से जगमगा रहा था। शादी की थीम रोज़ कवर रखा गया। सब कुछ रेड था और वाइट और रेड रोज़ को स्टेज और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में सजाया गया। नेहा का लहंगा भी सजावट के से मुताबिकत रखता था। रेड लहंगा और उस पर भारी काम। दुपट्टे के चारों ओर गोल्डन मोती पुराए गए थे। इस जगमगाहट में उसका लहंगा भी जगमगा रहा था, बाहर दिखा रहा था। बल्कि अली ब्लैक शेरवानी में मौजूद था। उसका और अब्दुल बासित का फेवरेट कलर ब्लैक ही था। उसने शादी का हेयर रमीन में ब्लैक कलर ही रखा। अली के सर पर मौजूद रेड कलर का कुल्ला और उसके बीच में छोटे गोल्डन मोतियों से सजावट भली मालूम हो रही थी और उस कुल्ला के दोनों तरफ मोती के हार पुराए गए थे जो अली को एक शहजादे जैसी जाहो जलाल अता कर रहे थे। वहाँ इस वक्त सब मौजूद थे, बस एक वही नहीं था जिसके साथ मिलकर अली ने ये सब सेलिब्रेट करना था। हर खुशी फीकी थी। सब इतना हसीन होकर भी कोई कदर कीमत नहीं रखता था। निकाह आ चुके थे और अली और नेहा का निकाह पढ़ाया जा रहा था। मौलवी साहब ने अली से पूछा, अली रहमान, क्या आपको नेहा वलसमी अहमद से सिक्का एनाजी वक्त 5 लाख के ओर ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। आप मौलवी साहब नेहा की तरफ गए जो अंदर ड्रेसिंग रूम में थी और अब उससे पूछ रहे थे, नेहा समी, क्या आपको अली वल्द रहमान से सिक्का एनाजी वक्त 5 लाख के ओर ये निकाह कबूल है? नेहा ने गर्दन झुकाई। कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसके बाद दुआ पढ़ाई गई और नेहा की मुसरत से चलती लहर की तरह बढ़ती धड़कनों के दरमियान मुबारकबाद का शोर उठा। उनका निकाह हो चुका था। नेहा को बाहर लाकर अली के साथ बिठा दिया गया। अली ने मुस्कुराते नेहा को देखा जिसने शर्माकर मुंह काफ़ी नीचे कर लिया था। अली अब्दुल बासित के बारे में सोचता रहा जो उसे आज रह रहकर याद आ रहा था। उसकी बातें याद आ रही थी। उन दोनों ने शादी में क्या कुछ करना था, सब अली की निगाहों के सामने घूम रहा था। अब्दुल बासित सही कहता था, ज़िंदगी हमेशा ऐसा मोड़ मोड़ती है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता, और ये भी एक आजमाइश है कि कौन सब्र करता है, रब के हर फैसले से राज़ी होता है। अली ने सब्र करने की कोशिश की और वो कर भी रहा था। नेहा कमरे में मौजूद थी। उसका लहंगा अली की भाभी अच्छे से फैलाकर उसे सही से बिठाकर जा चुकी थी। जब थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और अली अंदर दाखिल हुआ। वो दरवाज़ा बंद करने के बाद शाहाना चाल चलता नेहा तक आया और आराम से बैठ गया। थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। नेहा शर्म से पानी पानी हो रही थी। जाने अली ने उसकी थोड़ी उठाते कहा। वो मुस्कुरा दी। अली ने आगे होकर उसका माथा चूमा और जेब से एक डबिया निकाली जो रिंग की थी। मलका अलिया, आपके लिए तोहफ़ा लाया हूँ, इसे अपनी खिदमत में कबूल फरमाएं। नेहा हंसी। अब वो डबिया खोल रहा था। सोने की अंगूठी थी लेकिन उस पर नीलम का पत्थर जड़ा था। नेहा उसे हैरत से देखती चली गई। पसंद आई? अली ने उसके इश्तियाक को महसूस करके पूछा। बहुत बहुत प्यारी है ये। नेहा उस पर उंगली फेरते हुए बोली। लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। अली शौक हुआ। नेहा ने इस बात में सर हिलाकर इकरार किया। हाथ आगे करो, अली ने कहा तो नेहा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अली ने उसकी हसीन मोमी हाथों में वो रिंग पहना दी। उसका हाथ अपने लबों से मस किया। सामने खुली खिड़की से झांकता हुआ चांद भी मुस्कुरा दिया। इस हसीन जोड़े को एक नए सफ़र की शुरुआत करते हुए देख रहा था। आखिरी बाब, आश्कारे शिद, मतलब इंकशाफ। अली आज खाला जान से मिलने गया था। खाला जान ने दरवाज़ा खोला तो एकदम उसे सीने से लगा लिया। वो काफ़ी देर तक रोती नहीं। अली की भी आंखें भीग गई थी। वो खाला जान से मिलने आता रहता था। उनकी जिम्मेदारी अब अली ने संभाल ली थी। वो खाला जान की हर ज़रूरत का ख्याल रखता। हर बार उसके आने पर खाला जान जब्त खो देती थी। दिल के ज़ख्म न जाने कब सिलने वाले थे। ये सारी उम्र यूं ही रस्ते रहना था इन्होंने। अली ने उन्हें पानी पिलाया और हौसला दिया। बैठो बेटा, मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अली ने सर हिलाया और अब्दुल बासित के कमरे की जानिब चला गया।
और आहिस्ता से अब्दुल बासित के कमरे का दरवाज़ा खोला। सब कुछ वैसे ही था जैसे अब्दुल बासित छोड़ के गया था। आखिरी बार शायद वो नहा कर निकला था और जल्दी में टॉवल वहीं बेड पर फेंक दिया जब तक वहीं पड़ा था। खालाजान ने किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया था। आज इतने अरसे बाद वो उसके कमरे में आने की हिम्मत कर पाया। अली की नज़रों के सामने सारे मनाज़िर फिल्म की तरह चलने लगे। बासित अपनी चीज़ें हमेशा जगह पर रखने का आदी था, जबकि अली जब भी उसके कमरे में आता तो हमेशा बेड पर जंप मार कर लेट जाता, जिसकी वजह से बेड की चादर ख़राब हो जाती और बासित उसे देखता तो घूर कर कहता, मैंने अभी ठीक की थी, अब तू सही करेगा इसे। वो कहता और आगे से वो कहता, कर दूंगा भाभी। जब तक वो ठीक ना करता बासित उसे घूरता ही रहता। आज अली आराम से बेड पर बैठा था, एक शिकन तक ना पड़ी चादर पे। वो कितनी देर उदास बैठा रहा। फिर उसने अब्दुल बासित की अलमारी खोली और उसके कपड़े देखने लगा। रेड कलर की एक शर्ट सामने लटक रही थी। उसे देखते ही अली की जहन पर वो मंजर चलने लगा जब वो दोनों मार्केट गए थे। जब अली मुख्तलिफ शर्ट देख रहा था अपने और बासित के लिए, वो अक्सर सेम शर्ट लिया करते थे। अब्दुल बासित ये देख कैसी है? अली ने एक रेड शर्ट उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। नहीं, वो ब्लैक ठीक है। बासित ने दूसरी जानिब शर्ट की जानिब मुतवज्जो किया। अली मुस्कुराया। हाँ, ये भी ठीक है। वो वैसे ही 2 शर्टें ले लीं और जब घर आकर दोनों अपना सामान अलहदा कर रहे थे, अली ने वही रेड शर्ट सामान में देखी। अब्दुल बासित उसी की जानिब देख रहा था। उसको शर्ट देखता पाकर बोला, मुझे पता था ये तुझे पसंद आ गया। जो तुझे पसंद आ जाए वो तुझे कैसे छोड़ने दे सकता हूँ मैं। अली खुशी से उसकी जानिब लपका। हे, चिपक मत जाइयो अब। अब्दुल बासित थोड़ा पीछे हुआ। अली फिर भी उसे गले लगा गया। आवाज़ें कानों में गूंजना बंद हुई तो अली हाल में वापस लौटा। रेड शर्ट के साथ ही ब्लैक शर्ट भी हैंग थी, लेकिन उनको पहनने वाला अब मौजूद ना था। अली ने आंखों में आंसुओं को बह जाने दिया। फिर उसने अलमारी में मौजूद दराज खोली। उसमें बासित के पेन्स, डायरीज और मुख्तलिफ चीज़ें रखी थी। अली दराज बंद करने लगा तो उसकी निगाह चंद कागजात पर पड़ी। वो कुछ खत जैसे लगते थे। अली ने उन्हें उठाया और अलमारी बंद करने के बाद उन्हें खोल कर पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे की रंगत उठती जा रही थी। क्या क्या था जो उसकी आंखों में ना उतर आया? उदासी, गम, आंसू, किसी गलती का एहसास। ये वो खत थे जो अब्दुल बासित नेहा को देने के लिए लिखता रहा और कभी दे नहीं पाया था। अली वो खत पकड़े रोता चला गया। उसे कभी एहसास ही ना हो पाया था। वो सिर्फ दोस्ती की दावे करते रहा, जबकि अब्दुल बासित यूं इन दावों को निभा गया था। अली को याद था उसने अब्दुल बासित को संभाला था उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद। उसने कोई एहसान नहीं किया था, लेकिन अब्दुल बासित ने हर एहसान का बदला चुका दिया। खालाजान चाय और कुछ खाने पीने का सामान लाई तो अंदर अली को रोते पाया। वो बौखला गई। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रहे हो? उन्होंने परेशानी से पूछा। अली ने खुद को संभाला और कुछ देर खामोश रहने के बाद एहतियात से खालाजान से पूछा, क्या अब्दुल बासित ने आपको बताया कि वो किसी को पसंद करता है? खालाजान खामोश हो गई और फिर बोली, नहीं, वो कुछ बोलता नहीं था, हर बात अपने अंदर दबा कर रखता था। लेकिन जब मैंने उससे उसके रिश्ते की बात की तो वो बिल्कुल खामोश हो गया था। तब मुझे लगा कि शायद वो किसी लड़की को पसंद करता है। मैंने कहा भी था कि मुझे नाम बता दो उसका, लेकिन उसने नहीं बताया। अली बुड़बुड़ाया। कैसे बताता वो आपको उसका नाम? खालाजान बोली, एक दिन बैठा रो रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, आप जहाँ कहेंगी शादी कर लूँगा। लेकिन वो टूटा हुआ था। वो अली का दिल तो जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। कितनी देर वो अपने टूटे दिल के टुकड़े संभालता रहा। वो इस बात से वाकिफ़ ना होता तो ही ठीक था। अब्दुल बासित ने उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। अब उस कुर्बानी का हक कैसे अदा कर पाएगा? नेहा भी आज तक इन सारी बातों से नावाकिफ़ थी। अब्दुल बासित उसे बता ही ना पाया और ना ही उन्हीं बातों को समझ पाई थी वो। अली रोज़ अब्दुल बासित यूशे की कब्र पर आया करता था, लेकिन आज वो दूसरी बार आ रहा था। एक सुबह और अब शाम में। वो कितनी ही देर खामोश बैठा उसकी कब्र को तकता रहा। अब उसे छू नहीं सकता था, गले नहीं लगा सकता था, लड़ नहीं सकता था। मौत ने उसका अब्दुल बासित उससे छीन लिया था। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ काँप रही थी। ये क्या कर दिया तूने अब्दुल बासित? क्यों मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी? किस बात का बदला चुकाया तूने? किस चीज़ का एहसान उतारा तूने? मुझे खबर तक ना होनी थी, मैं भी नहीं समझ पाया। अली रहमान ने आंसू साफ किए और फिर बोला, तो मुझे कहता तो सही, सब ढेर कर देता तेरे कदमों में। तुझसे बढ़कर मुझे उस दुनिया में कोई प्यारा ना था। अली ने प्यार से उसकी कब्र पर हाथ फेरा और कहने लगा, जब से तुम गए हो ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। वो फूट फूट कर रो रही है। अब मैं कैसे चुकाऊंगा तेरा ये कर्ज? क्या मैं भूल पाऊंगा ये सब? क्या मैं खुद को माफ़ कर पाऊंगा? अली कब्र पर फातिहा पढ़ने लगा और एक नज़र डालकर वहाँ से उठ गया। आप फिर से शुरू करें हम वहाँ से ज़िंदगी जहाँ हम तुम साथ थे और सब कुछ हसीन था। दोस्ती एक अनमोल तोहफ़ा है खुदा की जानिब से। इसकी लाज रखना, वफादारी निभाना बहुत मुश्किल है। सच्चा दोस्त वो है जिसकी मोहब्बत बेशबहा और खुलूस से बेमिसाल हो
उसे दोस्ती निभाना आती हो। ज़रूरी नहीं कि सच्ची दोस्ती निभाने को जान ही दी जाए। अपने दोस्त को बुरे वक्त में तनहा न छोड़ना ही सच्ची दोस्ती है। इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाला उसका सच्चा और पक्का दोस्त होता है, क्योंकि खूबियाँ तो दुश्मन को भी मुतासिर कर पाती हैं। दुनिया में वफादारी बहुत ही आला किस्म की है। अपने खुदा से, अपने घरों से, अपने दोस्तों से अपने ज़मीर को बर्बाद ना होने दें। दी एंड ख़त्म। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नावल सुनने के बाद मिलते हैं अगले नावल में। अल्लाह हाफ़िज़।